नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो हमें सिर की क्लास होगी वो होगी हेड इंजरी पे। हेड इंजरी मतलब किसी भी प्रकार से सिर पे चोट लगना, चाहे वो चोट छोटी हो या बड़ी हो। सिर की चोट में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कितना इसमें खतरा होता है और इस खतरे का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, इन सारी चीजों को हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई सवाल, डाउट, सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन को उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर होने चाहिए ब्रेन्स में। वो क्या क्या होते हैं? सबसे ऊपर क्या होगा? स्कैल्प। यहाँ पे कोई मसल्स नहीं होती है ना, स्कैल्प और बोन के बीच में मसल्स नहीं होती है। तो क्या होता है, जो स्कैल्प है, स्कैल्प में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। स्कैल्प में कोई भी इंजरी होती है ना, तो ये ब्लड वेसल्स ब्लीड बहुत करती है। नॉर्मली कहीं और अगर घाव लगता है ना, तो मसल्स क्या होती है, मसल से वो कांटेक्ट हो जाता है तो घाव बहुत जल्दी भर जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती। यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई मसल नहीं होती, तो स्कैल्प में कोई भी इंजरी होगी तो ब्लड वेसल्स कांटेक्ट नहीं होती, दबती नहीं है, इसलिए बहुत ब्लीड करता है। मेजर कॉज जब भी देखा होगा, अगर छोटा सा स्क्रैच भी यहाँ पे लगेगा तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। इसकी ब्लीडिंग रोकने का एक ही उपाय है, उसको दबा के रखे रहो। इसके बाद क्या आता है, बोन, ये आएगा। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर की पार्ट होता है पेरिओस्टियम, फिर आता है ये बोन। बोन के बाद क्या आता है, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर आएगा। ड्यूरामेटर के नीचे का स्पेस बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरामेटर के बाद क्या आएगा, अरेक्नॉइड है। जो ब्रेन के ऊपर की 3 लेयर होती हैं, एक होती है पायोमेटर, एक होती है, जैसे ये ब्रेन है, ये ब्रेन सेल्स है ना, ब्रेन सेल की जस्ट ऊपर वाली एक लेयर होती है पायोमेटर, इसके बाद होती है अरेक्नॉइड, इसके ऊपर होती है ड्यूरामेटर। ठीक, तो ड्यूरामेटर के बीच और अरेक्नॉइड, इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। नहीं, हाँ, सब ड्यूरल स्पेस ही तो बोलेंगे। और अरेक्नॉइड और पायोमेटर, इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब हेड इंजरी पढ़ने के पहले एक और चीज समझनी है, GCS। ये क्या है, ग्लासगो-कोमा स्केल। क्या होता है इसमें, टोटल 15 पॉइंट होते हैं। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए होता है। यूजुअली हेड इंजरी में ही देखा जाता है। हेड इंजरी में देखा इसलिए जाता है क्योंकि इसमें इंडिकेशन ऑफ सीटी और इंडिकेशन ऑफ प्रोग्नोसिस देखना है, मतलब प्रोग्नोसिस कैसी है चोट की और इंडिकेशन ऑफ सीटी है या नहीं है। इसमें क्या है, 3 चीजें हैं, आई ओपनिंग, वर्बल कमांड और मोटर कमांड। मतलब आंख स्पॉन्टेनियसली ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, वर्बल कमांड फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मोटर कमांड फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैक्सिमम पॉइंट होंगे इसके 15, मिनिमम पॉइंट होंगे 3। ये आई में होते हैं 4 पॉइंट, वर्बल में होते हैं 5 पॉइंट और मोटर में होंगे 6 पॉइंट। 6, ठीक, 15 हो गए। सबसे ऊपर टॉप पे होगा स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, सबसे चौथे नंबर पे होगा नो रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके बाद जो 2 बचे हैं, एक है वर्बल कमांड में आई ओपनिंग
और एक है मोटर पेन में आई ओपनिंग, मतलब कोई है नॉर्मली आई खोल के रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसको बोलो, रिस्पॉन्स करना, बोलने में आंख खोल रहा है। तीसरा ये है कि उसको पेन दो, कहीं ना कहीं पेन देने में आंख खोल रहा है। और चौथा रूल नो रिस्पॉन्स, ठीक। ये सिंपल आई का मूवमेंट हो गया उसका। वर्बल मतलब आप उसको कमांड दे रहे हो, कमांड फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहला है कि फॉलो करना है, नहीं, कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड है, मतलब उसको जो भी पूछो वो बता रहा है, ठीक। सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा कंफ्यूज है। कंफ्यूज है, उसको कुछ बोलो तो कुछ बता रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज लग रहा है। इररिलेवेंट टॉक इसमें आ जाएगा। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज बस है, इसमें इररिलेवेंट है, कुछ भी बोल रहा है, अरे उटपटांग चिल्ला रहा है। यहाँ पे आते हैं ना कुछ उटपटांग चिल्लाते रहते हैं। और चौथे नंबर पे आएगा इनकम्प्रोहेंसिव वर्ड्स। नहीं, इनकम्प्रिहेंसिव वर्ड मतलब आ ऊ चिल्ला रहा है, ऐसे नहीं, कई आते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट आ चिल्लाते रहते हैं, इस टाइप के इनकम्प्रिहेंसिव वर्ड्स चिल्ला रहा है। उसको पेन दो तो पेन में भी चिल्लाने लगता है। इसमें क्या है, इररिलेवेंट टॉक, कुछ उटपटांग ही बोल रहा है। इसमें तो बोल भी नहीं रहा है, सिर्फ उटपटांग आवाजें, बस की आवाज आ रही है। और इसमें नो रिस्पॉन्स है। मोटर कमांड, मोटर कमांड में फॉलो क्या है, फॉलो द कमांड प्रॉपरली। यहां पे आएगा नो रिस्पॉन्स। अब क्या बच गया बीच के चार, इसमें क्या है, लोकलाइज पेन, मतलब जहां पे भी उसको अपन पेन को लोकलाइज कर पा रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा कमांड, लेकिन उसको बता रहा है कि यहाँ पे हमको पेन हो रहा है। उसके बाद है विड्रॉल रिस्पॉन्स आ रहा है। विड्रॉल मतलब जहां पे भी उसको दबाओ एकदम से झटक लेता है हाथ, ठीक है, विड्रॉल हो जाता है उसका। ये दो क्या है, इसके लिए डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चर होता है। डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट समझते हो। डीकोर्टिकेट होता है ये वाला फ्रैक्चर, मतलब उसको पोजीशन रहती है एबनॉर्मल, और डीकोर्टिकेट होती है ऐसी, ठीक है, मतलब कि उसको आप प्रेशर दो तो बिल्कुल एकदम से ऐसा अकड़ लेगा, एक्सटेंशन पोजीशन में जाएगी। और एक है उसको प्रेशर दो तो उसकी फ्लेक्शन पोजीशन हो जाएगी, है ना। तो डीकोर्टिकेट होती है फ्लेक्शन वाली पोजीशन, और डीसेरिब्रेट होती है एक्सटेंशन वाली पोजीशन। ये सीवियरिटी बढ़ रही है कुल मिला के इसमें। कई पेशेंट देखे होंगे अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनको पेन दो तो बिल्कुल एकदम से अकड़ जाते हैं ऐसे, तो वो डीसेरिब्रेट है। और पेन देने में ऐसे अकड़ रहे हैं मतलब डीकोर्टिकेट है, ठीक। ये समझ में आएगी नहीं, यही थोड़ी टफ है। सबसे पहले तो फॉलो कर रहा है कमांड, दूसरा में उसको सिर्फ लोकलाइज कर पा रहा है पेन, तीसरे में जैसे ही उसको कहीं पेन दो तो वो हटा लेता है वहां से, विड्रॉ कर रहा है, फिर डीकोर्टिकेट पोस्चर दे रहा है पेन में, फिर डीसेरिब्रेट पोस्चर दे रहा है, और फिर नो रिस्पॉन्स है। ये स्केल जब भी आपको कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट आता है, सबको आपको देखना है इसका इंपॉर्टेंस ये अगर लेस देन 13 एट एनी मूवमेंट एनी टाइम है तो उसका सीटी स्कैन कराना ही कराना है। सर अगर मतलब ब्लीड ही कर रहा है, नोज ब्लीड या कान से, वो अलग स्केल है, ये अलग स्केल है। ये तो सिर्फ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है कि सीटी स्कैन करना है कि नहीं। लेस देन 8 है एट एनी टाइम तो उसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर 13 या 14 है आफ्टर 2 आवर ऑफ इंजरी तो इसमें सीटी स्कैन का इंडिकेशन होता है। तो ये टोटली एक मेनली आपको सीटी स्कैन कराना है कि नहीं कराना वो देखने के लिए है, एक प्रोग्नोसिस देखने के लिए होती है, और आगे आउटकम देखने के लिए भी होता है कि पहले आपका जीसीएस कितना था, उसके बाद अपने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद कितना हो गया। तो ये डेली फॉलोअप के लिए भी हो सकता है। अब आते हैं हेड इंजरी। सबको पता है किस किस टाइप से हो सकती है। कॉमनली हेड इंजरी इसलिए आजकल इसलिए बढ़ ही रही है क्योंकि स्पीड आजकल गाड़ी की ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो पहले ये था कि इसके लिए फिर एज भी कौन सी होगी, एडोलेसेंस, जिस एज में अपन ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं। हेड इंजरी होती है सबसे पहले इंजरी काय काय में होगी। सबसे ऊपर लेयर है स्कैल्प में ब्लीडिंग हो सकती है तो स्कैल्प इंजरी। उसके ऊपर उसके नीचे क्या लेयर है, बोन है, तो बोन में फ्रैक्चर हो सकता है।
इसके नीचे क्या है, ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर के नीचे अगर ड्यूरामेटर में डैमेज होगा तो वहां नहीं, क्योंकि जो है ड्यूरामेटर है ना, ये ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर के ऊपर ये ब्लड सप्लाई आर्टीरियल है, नीचे ये ब्लड सप्लाई वीनस है ना। तो इसके ऊपर का जो हेमरेज होता है उसको बोलेंगे एपिड्यूरल हेमरेज, इसके नीचे का होगा सबड्यूरल हेमरेज। जो सबड्यूरल हेमरेज है, ये एपिड्यूरल हेमरेज आर्टरी सप्लाई कहां सिर्फ एक सुचर लाइनिंग तक रहेगा और कॉन्वेक्सिटी इनसाइड रहेगी। जो सबड्यूरल हेमरेज है, सबड्यूरल हेमरेज वीनस का होता है और इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे ब्लड सब जमेगा और लाइनिंग को भी क्रॉस कर देता, तो एक ट्रांसलूसेंट टाइप का शेडो मिलता है, इसमें कॉन्वेक्सिटी होती है अंदर साइड। ये सबड्यूरल हेमरेज में ऐसा पिक्चर मिलती है। आप बोन का किसी का सीटी स्कैन कराओगे तो यहाँ पे देखेंगे इतने में ये सबड्यूरल हेमरेज ऐसा दिखेगा, और एपिड्यूरल हेमरेज ईडीएच इस टाइप का दिखेगा, कॉन्वेक्सिटी मिलेगा इनसाइड। समझ में आ गया? इसमें एक सूचर लाइन को नहीं कन्वर्ट करेगा, इसलिए एपिड्यूरल हेमरेज लिमिटेड जगह पे दिखेगा, सबड्यूरल हेमरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये वेनस लाइनिंग के थ्रू कहीं पे भी जा सकता है, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। ज्यादा ये बहुत कॉमन नहीं है। कोई भी हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी में ईडीएच और एसडीएच ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होते हैं सर्जिकल ऑपरेशन के। सर्जरी के इंडिकेशन खैर आगे बता देंगे कब करना रहता है इसमें। तो सबअरेक्नॉइड हेमरेज इसके नीचे वाला हेमरेज होता है। सबअरेक्नॉइड हेमरेज यूजुअली तब होता है जब ट्रॉमेटिक कंडीशन में कमी होता है, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो उसमें होता है। ज्यादातर ये हाइपरटेंशन ब्लीड में होता है, कोई पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन के कारण ब्लीड हो गई अंदर, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पर रहती है, ब्लड सप्लाई रहती है उसमें, अगर अंदर एकदम से ब्लीडिंग हुई है तब एक सबअरेक्नॉइड हेमरेज होता है। ट्रॉमेटिक कंडीशन में कम मिलता है, ट्रॉमेटिक कंडीशन में ईडीएच एसडीएच यही मिलते हैं, या फिर इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड मिलेगा, जो ब्रेन के अंदर है ना, ब्रेन के अंदर का टिश्यू है, वहां तक कोई चोट ऐसी है जो ऐसा लंबा सा कोई तीर घुस गया, मतलब लंबा सा कोई चीज नुकीली चीज घुस गई है ब्रेन तक, तो इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज मिल जाएगा। ये रेयर कंडीशन होती है। ये बेसिक्स है, अपन को मेन हेड इंजरी का मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट में अपन को दो चीजें देखनी है। जैसे ही पेशेंट आता है उसको इवेल्यूट करो। इवेल्यूट करना है, सबसे पहले अपन को देखना है उसको सीटी स्कैन कराना है कि नहीं कराना। सीटी स्कैन कराना है कि नहीं कराना, उसके लिए दो ही इंडिकेशन है। पहले उसका ग्लासगो कोमा स्केल देखो, ग्लासगो कोमा स्केल ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसका जनरल कंडीशन देखो, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, एक्सटर्नल साइड से हेड इंजरी, मतलब नोज से ईयर से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, नोज ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग। उसके बाद उसको देखो परसिस्टेंट वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, परसिस्टेंट वर्टाइगो तो नहीं है, ये सब इंडिकेशन है सीटी स्कैन के। उसके बाद कोई भी सीजर एक्टिविटी आई है उसको तो ठीक, ग्लासगो कोमा स्केल लेस देन 13, कोई भी नोज ब्लीडिंग या ईयर ब्लीडिंग या फिर वॉमिटिंग, वर्टाइगो, सीजर्स हो रही है। आई में अगर एकाइमोटिक है, ये आई में एकाइमोटिक पैचेज आ गए हैं, इतने इंडिकेशन होते हैं सीटी स्कैन के। अगर ये आ रहे हैं तो आपको सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को एडवाइस करना ही करना है। अब इसका मैनेजमेंट दो टाइप से होगा, मेडिकली क्या मैनेजमेंट करना है और इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या दोगे आप? कोई पेशेंट आया हेड इंजरी का, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन उसको? सबसे पहले यही है, एबीसी है, क्योंकि जो हेड इंजरी का पेशेंट है, हेड इंजरी का पेशेंट हो सकता है अनकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस होने का वहां जो है उसका एयरवे, ब्रीदिंग या सर्कुलेशन में कोई डिफेक्ट हो, तो सबसे पहले जो आप नॉर्मल बेसिक्स है उसका एबीसी ट्रीट करोगे। अब एबीसी नॉर्मल है, उसका सब कुछ ठीक ठाक है, तब क्या करोगे? उसका सबसे पहले उसको ब्लीडिंग रोकना है। उसको ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करोगे? या तो उसको टाइट बैंडेजिंग बांध दोगे, जो सूचर जो अगर इंसीजन मतलब कट लगा है, जो भी मेजर जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको आप सूचर लगा देना, उसमें ब्लीडिंग स्टॉप करना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप देख लो इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन है या नहीं है। इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन है तो सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन का इंडिकेशन नहीं है
तो क्या दोगे साथ में? एक चीज है एंटी सीजर प्रोफाइलेक्सिस देनी है कि नहीं देनी है, वो देखना रहता है, क्योंकि हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी किसी भी कंडीशन में सीजर को प्रोवोक करती है कि सीजर आने के चांसेस हैं। अगर स्कैल्प के अंदर अगर अंदर मतलब जो बोन है, बोन के अगर अंदर कुछ भी चीज हुई है तो आपको एक सीजर प्रोफाइलेक्सिस देनी है। अब बोन के ऊपर जो है या पेरिओस्टियम में कोई डैमेज हुआ है और स्कैल्प में कोई इंजरी है, इसमें एंटी सीजर प्रोफाइलेक्सिस इंडिकेटेड नहीं होती है। मतलब कुल मिला ये है कि आपने चोट लगी है, चोट लगने का ऊपर कोई हेमाटोमा दिख रहा है या फिर कोई डीप कट लगा है जो बोन तक ही गया है, और बोन में अगर फ्रैक्चर नहीं है, अगर बोन में फ्रैक्चर नहीं है तो आपको एंटी सीजर प्रोफाइलेक्सिस नहीं देनी है। अगर बोन में फ्रैक्चर है और साथ में या फिर एसडीएच या ईडीएच है तो उसमें एंटी सीजर प्रोफाइलेक्सिस देनी है। सब में एंटी सीजर प्रोफाइलेक्सिस में कुछ भी दे सकते हैं आप। कॉमनली यूज लेवेटिरासेटाम टैबलेट करते हैं, मतलब इंजेक्शन करते हैं 500 टीडीएस। अगर बोन में इंजरी, इसके अलावा एप्टोइन दे दो सिंपल 100 टीडीएस। ठीक, फिर क्या देंगे? फिर प्रेशर रिड्यूसिंग एजेंट देंगे, मतलब जो अपने ईडीएच या वो तो सीटी स्कैन के बाद है, सीटी स्कैन के बाद क्या है, या तो ईडीएच हो रहा है या फिर एसडीएच हो रहा है। दोनों के कारण क्या होगा? ब्रेन का हर्निएशन होगा, ब्रेन का एक तरफ शिफ्ट होगा, मिड लाइन शिफ्ट होने लगेगी। इस शिफ्ट को करने के लिए ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्रेन के अंदर का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए क्या दोगे आप? इंजेक्टेबल मैनिटोल दोगे। इसके अलावा टैबलेट में डायमॉक्स या फिर ग्लिसरॉल सिरप दे सकते हैं। मैनिटोल दे सकते हो, मैनिटोल यूजली 300 ml स्टेट देते हैं फॉलोड बाय 100 मिलीग्राम टीडीएस। डायमॉक्स 500 टू 250 की टैबलेट आती है, 500 इसको भी टीडीएस तक दे सकते हो। ऐसी ग्लिसरॉल है 10 टू 20 ml टीडीएस तक दे सकते हैं अपन। ये कुल मिला के प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या दोगे आप? अगर यहाँ से प्रेशर, यहाँ पे कोई हेमरेज हुआ है तो वो ब्रेन के सेल्स में क्या है? इडीमा पैदा करेगा। इडीमा कम करने के लिए क्या दोगे? स्टेरॉइड प्लस डायूटिक लेसिक्स। ये दोनों चीजें इडीमा कम करती हैं। लेसिक्स के लिए देखना पड़ेगा कि बीपी कम है, बीपी ठीक ठाक है कि नहीं। स्टेरॉइड और लेसिक्स दोगे हेड इंजरी के लिए। और क्या दोगे? साथ में एंटीबायोटिक्स तो ऐड कर ही देंगे उसमें भी। बस टोटल ट्रीटमेंट लगभग इतनी ही है इसमें। अगर कोई हेड इंजरी आती है तो जो इनिशियल मैनेजमेंट यही करना है अपन को। इसके अलावा आप सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन के बाद सर्जरी का इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ऑफ सर्जरी ये रहता है कि मोर देन 1 सेंटीमीटर हर्निएशन, मतलब मोर देन 1 सेंटीमीटर उसको ब्रेन टिश्यू हर्निएट कर रहा है, एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, मिड लाइन शिफ्ट हो रही है, या फिर पेशेंट को सिम्टोमेटिक है। लेस देन 1 सेंटीमीटर में पेशेंट को सिम्टोमेटिक ज्यादा है, मतलब उसको ब्रेन हर्निएशन के साइन आ रहे हैं, कंटिन्यूसली सीजर आ रहे हैं, या फिर उसको वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वर्टाइगो हो रहा है, ये एक सिम्टम्स है। उस कंडीशन में ऑपरेशन के इंडिकेशन होते हैं इसमें। ऐसे पेशेंट को अपन अगर उसको पेशेंट को वैसे मोर देन 1 mm भी अगर शिफ्ट है, लेकिन पेशेंट को साइन सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, ना तो उसको हेडेक हो रहा है, ना वॉमिटिंग हो रही है, ना परसिस्टेंट वर्टाइगो है, तीनों चीज नहीं है, तो अपन उसको वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है तुरंत ऑपरेशन करना। इसके रेज आईसीटी के साइन क्या होते हैं? रेज आईसीटी जो अपन को देखना है, हर हेड इंजरी के पेशेंट को अपन डेली फॉलोअप में देखते हैं, जिसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसमें 3-4 चीज देखनी। पहला, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं आ रहा उसको। दूसरा, प्लांटर एक्सटेंसर तो नहीं हो रहा है। तीसरा, रेस्पिरेशन शैलो तो नहीं हो रहा है। और हाइपरटेंशन। यही चीजें देखनी है अपन को, डेली फॉलोअप में इनको देखना है। अगर कोई पेशेंट था कल तक ठीक था, आज अपन ने देखा, आज उसके प्लांट प्यूपिल देखना रहता, प्यूपिल डायलेटेड तो नहीं हो रही है, प्यूपिल डायलेटेड और नॉन रिएक्टिव, ये सब साइन होते हैं रेज आईसीटी के। मतलब कि प्रेशर बढ़ रहा है। क्या होता है कि जब इडीमा बन, जैसे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर का अपन ने एसडीएच हुआ, एसडीएच का ब्रेन का टिश्यू में प्रेशर होगा, उसे कहा यहाँ का इडीमा बढ़ेगा, ब्रेन के सेल्स में इडीमा बढ़ने का प्रेशर आएगा,
उससे कहा जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स पहले दूसरे दिन पैदा हो, कई बार 5-5 दिन के बाद ये सिम्टम्स पैदा होते हैं, तो 5 दिन तक कंटिन्यूसली अपन को फॉलोअप में रखना पड़ेगा पेशेंट को, और ये चीजें मॉनिटर करनी पड़ेगी। ये अगर साइड उसको आ रहे हैं, पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टेंट हेडेक वर्टाइगो है, तो पेशेंट को फिर रेफर करना पड़ेगा न्यूरोसर्जरी के पास कि ऑपरेशन की इंडिकेशन हो, ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है इसको। तो ये आपको डेली वॉच करने पड़ेंगे सिम्टम्स। सर इसमें सर्जरी में से एपिड्यूरल या सबड्यूरल वो हीमेटोमा का निकाल देंगे उसको, ब्रेन को ठेका अगर अंदर पेरेन्काइमल में ब्लीड इंटरपेरेन्काइमल हेमरेज का तो फिर यही है कि जो हेमरेज का क्लॉट बना है वो भी निकालना पड़ता है, उससे कहाँ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो, या फिर इंट्रावेस्कुलर है जो अपने सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर चला गया, उसमें भी फिर वो कोई ड्रेनिंग सिस्टम रहता है, ड्रेन कर देते हैं उसको कहीं ना कहीं एनास्टोमोसिस करके, बड़ा ऑपरेशन वो सब है, सबके इंडिकेशन होते हैं ऑपरेशन के। प्रोग्नोसिस बताया ना, ग्लासगोकोमा स्केल है, ग्लासगोकोमा स्केल लेस देन 8 है तो प्रोग्नोसिस है ही एट अ टाइम। ये जैसे सीवियर हेड इंजरी हुई देखा था इसमें, अगर उसको ब्लीड भी हुआ था, सीवियर हेड इंजरी, तो मेमोरी लॉस हो गई, तो उसका प्रोग्नोसिस क्या रहता है मेमोरी लौटने का? या मेमोरी लौटने की प्रोग्नोसिस अपन थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो यूजुअली एमनेसिया और वो होता है एक, वो पता है कंकशन इंजरी पड़ी है, अपन जैसी चोट लगती है ना, चोट लगने के कारण सामने अगर ब्रेन डैमेज है, ब्रेन अंदर से हिलता है तो पीछे भी डैमेज हो जाता है, उसको कंकशन इंजरी बोलते हैं, उसके कारण मेमोरी लॉस थोड़ा सा होता है, एक लूसिड इंटरवल होता है, मतलब उतने टाइम का चीज भूल ही जाता है कि हुआ क्या था। मतलब ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि हमने गाड़ी चला रहे थे, एकदम चोट लगी, चोट पड़ने के बाद याद ही नहीं हमें कुछ क्या हुआ था, वो उसी टाइम क्या होता है, क्योंकि लूसिड इंटरवल होता है, ब्रेन में एकदम से हिलता है ना ब्रेन, उतने टाइम का एमनेसिया हो जाता है उन लोगों को। वो केस देखा था सर, 3-4 दिन तक वो किसी को नहीं पहचान रहा था, लोग टोटल भूल गया था, मैं धीरे धीरे एक दो लोग को पहचानना स्टार्ट किया। वो होता ही है ऐसा, ब्रेन टिश्यू में भी इडीमा होता है, जहाँ पे जो सेंटर है या ऑल्फैक्टरी में, वहां पे अगर इडीमा हो जाता है किसी कारण से, तो फिर वो धीरे धीरे इडीमा ठीक होता है तो अपने आप रिगेन कर लेता है चीजें। उसका प्रोग्नोसिस अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, न्यूरोसर्जन को भी नहीं पता, क्या ब्रेन के अंदर की सेल्स थोड़ी पता अपन को कि पूरी डिजेनरेट कितनी कर रही है, कितनी नहीं हो रही, कितना इवॉल्व कर रहा है, कितना नहीं इवॉल्व कर रहा। ये एट द टाइम ऑफ इंजरी पे अपन प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो आपको टाइम के साथ साथ समझना पड़ेगा। सीवीए के पेशेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया आज से 5 दिन के बाद वो कितना उसकी प्रोग्नोसिस हो गई, ठीक हाथ उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, कब इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसे ही हेड इंजरी वालों को भी अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कई है जो सीवियर हेड इंजरी होती है, सिम्टम्स कुछ नहीं होते, कई लोगों को माइनर हेड इंजरी रहती है, उनको सिम्टम्स नहीं लेते। एक दो चीजें याद करनी, मतलब दिमाग में रखने वाली हैं। पहला है कि हेड इंजरी के पेशेंट का अपने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन अगर नॉर्मल आता है तो अपन उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि ये है कि कई बार जो सब एसडीएच होता है, एसडीएच इवॉल्व करता है कहाँ, 2 दिन के बाद, ठीक है। जो हेड इंजरी है, हेड इंजरी में दैट 3 टाइम पे होती है, पहली होती है एट द टाइम ऑफ इंजरी, एक होती है दूसरी आफ्टर 2 डेज, एक होती है आफ्टर 20 डेज। तो जो हेड इंजरी की जो तुरंत वाली डेथ है उसका तो कुछ करना ही नहीं है। आफ्टर 2 डेथ जो होती है, वो 2 आवर वाली डेथ जो होती है, वो होती है इनके कारण जो ईडीएच होता है ना, ईडीएच होता है, इनके कारण हो जाती है, या फिर इंट्रापेरेन्काइमल सीवियर हेमरेज हुआ है, उसके कारण ब्लीड होने लगा, 2 घंटे में इवॉल्व किया, अपन हॉस्पिटल तक आया, जब तक डेथ हो गई। जो 20 दिन के बाद की वो डेथ है वो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, वो एसडीएच से हो सकती है, सीवियर एसडीएच है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, उनके कारण, तो उनको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिक ये है कि आपको हेड इंजरी के पेशेंट को जब तक क्लीन चिट नहीं देनी तब तक अपन श्योर हो चुके हैं। 20 डेज जो वाला है उसको 20 डेज एडमिट रखना है हॉस्पिटल में, नहीं, वो डिपेंड करता है सीवियरिटी आपको कितनी लगेगी उसके हिसाब से। जब भी देखा होगा सीटी स्कैन अगर हेड इंजरी वाले पेशेंट का देखते हैं, सीटी स्कैन के नीचे लिखा होता है कि नो ब्रेन इंजरी एट प्रेजेंट, प्लीज रिपीट आफ्टर 24 आवर। सब हेड इंजरी वाले पेशेंटों में लिखा रहता है सीटी स्कैन में भी, ये अभी तो क्लियर है, हो सकता है आगे ब्लीड हो जाए। कई पेशेंट जो एक केस भी हुए रहते हैं कि भैया सीटी स्कैन कराए, सीटी स्कैन नॉर्मल था लेकिन 4 घंटे बाद डेथ हो गई, तो उसमें भी यही कारण रहते हैं, ईडीएच या एसडीएच होते हैं जो कि इवॉल्व कर जाते हैं आगे प्रेशर बढ़ा, तो उसमें यही कि अपन सीटी स्कैन नॉर्मल लेके अपन उसको श्योर नहीं हो सकते, क्लीन चिट नहीं दे सकते कि भैया तुम ठीक हो, बच जाओगे।